इस चैप्टर में हमें पढ़ना होता है भोजन की यात्रा के बारे में, और इस यात्रा में इसे कौन कौन से साथी मिले और कौन साथी कहाँ तक इसका साथ निभाया, इसके बारे में पढ़ना होता है हमें डाइजेस्टिव सिस्टम में। और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से बताया गया है इस वीडियो में, तो आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और ये तो सभी बोलते हैं कि अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, मैं भी कॉपी किया, ठीक है। तो अंत तक देखिएगा इस वीडियो को, बहुत ही शानदार तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ाया गया है। कहीं कहीं ट्रिक का भी इस्तेमाल किया गया है, बहुत मेहनत लगा है इस वीडियो को बनाने के लिए, तो थोड़ा अच्छी तरह से देखिएगा। और इसमें भोजन ऐसा यात्री होता है जिसकी कुटाई हर जगह होती है, और ये लास्ट में ब्लड में मिल जाता है और वही हमें एनर्जी देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है 5 प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न होता है। फर्स्ट हमारा अंतःग्रहण है, जिसे इंग्लिश में इंजेशन बोलते हैं, और सेकेंड पाचन, जिसको डाइजेशन बोलते हैं इंग्लिश में, और थर्ड अवशोषण, जिसको ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, और फोर्थ स्वांगीकरण, जिसे एसिमिलेशन बोलते हैं, और 5 बहिष्करण, जिसे डेफिकेशन बोलते हैं। ये 5 प्रक्रियाओं द्वारा पाचन की प्रक्रिया जो होती है संपन्न होती है मनुष्यों में, ठीक है। फर्स्ट ये अंतःग्रहण क्या होती है, जब हम लोग भोजन को अंदर लेते हैं, जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो क्या कहलाता है, अंतःग्रहण, इंजेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। फिर सेकेंड पाचन, तो भोजन जो होता है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना ही पाचन होता है। आगे अच्छी तरह समझेंगे हम लोग। फिर थर्ड जो होता है ऑब्जर्वेशन, अवशोषण, तो छोटी आंत और बड़ी आंत में ज्यादातर अवशोषण की प्रक्रिया होती है, ऑब्जर्वेशन की। और नंबर स्वांगीकरण, जिसे एसिमिलेशन बोलते हैं, तो फूड को हमारे ब्लड में मिलने की प्रक्रिया स्वांगीकरण कहलाती है, और यहीं से हमें एनर्जी प्रदान होती है। बहिष्करण, डिफिकेशन, यही से इजेशन भी बोलते हैं, तो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकलने की प्रक्रिया बहिष्करण कहलाती है। इन 5 प्रक्रियाओं द्वारा ही हमारे शरीर में पाचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं मुख गुहा में पाचन कैसे होता है, यानी माउथ कैविटी, यानी इतना में देख लेते हैं कि इतना में पाचन कैसे होता है, ठीक है। तो इसमें पाचन के लिए 3 अंग प्रमुख पाए जाते हैं। फर्स्ट है हमारा टीथ, यानी दांत, और दांत के बारे में ज्यादा जानना हो तो वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो डाला गया है पहले से। फिर उसके बाद जीभ, उसका भी एक वीडियो डाल दिया गया है, देख लीजिएगा। और थर्ड ये लार, जिसको इंग्लिश में सलाइवा बोलते हैं, ठीक है। तो दांत के बारे में एक वीडियो डाला गया है, देख लीजिएगा। दांत मनुष्य के जीवनकाल में 2 बार आते हैं। फर्स्ट जो होता है मिल्क टीथ, दूध के दांत बोलते हैं, और फिर उसके बाद अस्थाई आता है, ठीक है। और दांत जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, एक ट्रिक द्वारा बताया उसमें कि आई सिन पीएम, यानी मैंने प्रधानमंत्री को देखा, ऐसे आई से इंसाइजर, सी से कैनाइन, और पी से प्रीमोलर, एम से मोलर, यानी आई सीन पीएम ऐसे बताया था। तो ट्रिक उसमें देख लीजिएगा, आईसीपीएम ऐसे याद रखिएगा, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। पाचन की प्रक्रिया में कैसे अपना योगदान देता है देख लीजिए। दांत जो होता है, भोजन जब हम ग्रहण करते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में, बड़े बड़े से कण जो होते हैं उसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देता है, और यही दांत का कार्य होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। और ये 4 प्रकार यहाँ पर बता दिया। और फिर सेकंड देखिए जीभ, जीभ क्या करता है, जो छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं उनमें उनको सलाइवा में मिक्स कर देता है, लार में मिक्स कर देता है, ठीक है, लार में मिक्स कर देता है, लार। ये मनुष्यों के मुख गुहा में, यानी मुख गुहा मतलब बोले मुख गुहा, माउथ कैविटी बोला जाए तो ये पूरा भाग माउथ कैविटी होता है। तो लार जो होता है मुख गुहा में 3 जोड़ी पाया जाता है मनुष्यों के, ठीक है, मनुष्यों में 3 जोड़ी पाया जाता है। फर्स्ट आता है सबमैंडिबुलर, सेकेंड सबलिंगुअल, और थर्ड पैरोटिड। सबसे ज्यादा भाग होता है पैरोटिड का मनुष्यों में, ठीक है। चूहा में जो होता है एक और जोड़ी पाया जाता है, उसको बोलते हैं इंफ्रा ऑर्बिटल, इंफ्रा ऑर्बिटल, ठीक है। ये चूहा में पाया जाता है लार ग्रंथि, यानी चूहा में लार ग्रंथि, तो ये तीनों तो होती ही है, और एक एक्स्ट्रा होती है इंफ्रा ऑर्बिटल। एक और होता है कैट में 5 जोड़ी पाई जाती है, बिल्ली में 5 जोड़ी पाई जाती है, उसमें एक और ऐड हो जाता है मोलर ग्लैंड, ठीक है। यानी मनुष्यों में तो ये सिर्फ 3 जोड़ी होती हैं, लेकिन जो चूहा होता है उसमें ये एक्स्ट्रा हो जाता है, वो तीनों तो होती हैं, एक और एक्स्ट्रा हो जाता है इंफ्रा ऑर्बिटल। 4 जोड़ी लार ग्रंथि चूहा में, और 5 जोड़ी लार ग्रंथियां बिल्ली में पाई जाती है। इसके बारे में हम लोग जंतुओं के जब डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मुख्य रूप से हम लोग यहाँ पर ध्यान केंद्रित करते हैं सबमैंडिबुलर, पैरोटिड और सबलिंगुअल के बारे में। पीएच मान जो होता है 6.5 से 6.8 तक होता है,
ठीक है। लार का पीएच मान 6.5 से 6.8 तक होता है। पीएच मान यानी आप लोग जानते हो ना, पीएच मान पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अम्ल, भस्म और लवण का जब चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे पीएच मान के बारे में, ठीक है। यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पर सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। ये जो लार जो होता है, ये तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, वो सब जंतुओं में पाई जाती हैं। और ये जो होती है लार में पाया जाता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम ये क्या होता है भाई? ये बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, मारने का काम करता है। बैक्टीरिया जब कोई हम खाना खाते हैं और बैक्टीरिया उसके अंदर आती है और जब हम उसे मुंह में लेते हैं तो बैक्टीरिया का मारने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम होता है। लार में मुख्य रूप से पाया जाता है लाइसोजाइम और वो बैक्टीरिया को मार देता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जो छोटा छोटा बच्चा होता है उसमें ज्यादा मात्रा में लार निकलता है, तो लार निकलता है यानी लाइसोजाइम की मात्रा उसमें ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। क्यों बने? क्योंकि कोई भी वस्तु को उठाता है और मुंह में सीधे डाल देता है, ठीक है। आप लोग देखे ही होंगे, कोई भी बच्चा उठता है, कोई भी वस्तु को उठाता है और सीधे मुंह में, तो उसमें बहुत सारी बैक्टीरिया होती है, तो बैक्टीरिया मारने का काम कर देती है लाइसोजाइम। और कोई कोई तो बड़ा भी होता है, उसमें भी लार टपकने की प्रक्रिया होती है, ठीक है, तो उसमें भी लाइसोजाइम बनता है ज्यादा, उसमें भी बैक्टीरिया को मारने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं टाइलिन एंजाइम। इसमें और होता है टाइलिन, लार में ही होता है टाइलिन एंजाइम। और ये टाइलिन क्या करता है? इसे माल्टोज भी बोलते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट का डाइजेस्ट करवाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट या कहीं कहीं स्टार्च लिखा हुआ है, तो कार्बोहाइड्रेट का ही एक अपरूप होता है स्टार्च। तो ये दोनों का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कराता है लगभग 30% पाचन ये कराता है। किसका? कार्बोहाइड्रेट का 30% पाचन कौन कराता है? टाइलिन एंजाइम, ठीक है। टाइलिन या माल्टोज भी इसको बोलते हैं, माल्टोज एंजाइम, या 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। एग्जाम में आता है कि एक एथलीट को तुरंत एनर्जी के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? तो कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट की क्यों? क्योंकि उसका 30% जो पाचन होगा यह हमारे माउथ कैविटी में ही यानी मुख गुहा में ही हो जाएगा, जिससे उससे क्या होगा? एनर्जी मिल जाएगा। जैसे कोई आप लोग मीठा चीज खाते हैं, चीनी, गुड़, ऐसे कोई मीठा चीज जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, तो तुरंत आप लोगों में एनर्जी आ जाती है। और एनर्जी ऐसी आती है जैसे आप लोग अपने आप को द ग्रेट खली समझने लगते हो, ठीक है। तो तुरंत एनर्जी के लिए ये खाना चाहिए कार्बोहाइड्रेट वाली, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन करना चाहिए तुरंत एनर्जी के लिए। फिर इसमें देखते हैं एंटीबॉडी पाई जाती है। अब ये एंटीबॉडी क्या होती है? प्लाज्मा थेरेपी वाले वीडियो देख लीजिएगा उसके बारे में, उसमें मैंने बताया है एंटीबॉडी के बारे में। एंटीबॉडी क्या करती है? कोई भी बैक्टीरिया, जैसे कोई भी बीमारी की बैक्टीरिया जब अंदर जाती है तो वह एंटीबॉडी मारने का काम करता है। एंटीबॉडी कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार के। कौन कौन से? तो एक ट्रिक के द्वारा मैंने बताया था कि एंटीबॉडी 5 प्रकार की होती है। कौन कौन? ऐसे याद कर लीजिएगा, मेगा दीदी, ठीक है, यानी MEGAD, ठीक है। एंटीबॉडी 5 प्रकार की होती है, MEGAD, मेगा दीदी, ऐसे ट्रिक के द्वारा याद कर लीजिएगा। तो सबसे ज्यादा इस तो लार में जो एंटीबॉडी पाया जाता है वह ए वाला एंटीबॉडी लार में पाया जाता है, ठीक है। और फिर इसमें 4 नंबर होता है म्यूकस। अब ये म्यूकस क्या होता है भाई? जो होता है थोड़ा सा क्षारीय होता है, और लार का पीएच मान तो इतना होता है, इसका मतलब ये अम्लीय होता है। अगर 7 से नीचे होता है कोई भी पीएच मान तो अम्लीय, 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होता है। ये अम्ल, भस्म और लवण के बारे में पढ़ेंगे तब हम लोग जानेंगे। इसमें सिर्फ यहाँ पर एक म्यूकस होता है, थोड़ा सा क्षारीय होता है, और ये लार जो होता है ये अम्लीय होता है क्योंकि इसका पीएच मान 6.5 से 6.8 होता है। और ये जब दोनों मिलता है तो अम्ल और क्षार जब दोनों मिलता है तो लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। ये आप लोग तो पढ़े ही होंगे, ठीक है। तो इससे बैलेंस होता है, हमारी जो माउथ कैविटी है उसकी सुरक्षा होती है। ये जो लाइनिंग है अंदर उसकी सुरक्षा होती है कि एसिड जो है, अम्ल जो है, वह इससे हानि ना पहुंचाए, माउथ कैविटी वाले पार्ट को हानि ना पहुंचाए, लार ग्रंथि को कोई भी हानि ना पहुंचाए, इसलिए म्यूकस का स्राव होता है। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट भी पाया जाता है, तो उसके बारे में हम लोग इसमें अध्ययन नहीं करेंगे, बाद में एक्स्ट्रा अध्ययन कर लेंगे हम लोग लार ग्रंथि के बारे में एक चैप्टर बनाकर। तो ये प्रमुख होता है लार ग्रंथि के बारे में। पैरोटिड जो होती है, तो ये जो होती है पैरोटिड वाली ग्रंथि सबसे ज्यादा भाग होता है मनुष्यों में, और पैरोटिड ग्रंथि से ही सांप जो होता है जहर निकालने का काम करता है। सांप जब काटता है तो कोई व्यक्ति मर जाता है, तो उसमें से विष का, सांप जो होता है विष का स्राव करता है पैरोटिड ग्रंथि से, ठीक है। पैरोटिड ग्रंथि से सांप अपना विष का स्राव करता है, ये याद रखिएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट है।
और एक मनुष्य एक दिन में लगभग 1.5 लीटर तक लार बनाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है 5 प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न होता है: अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिष्करण। शिवलिंग बोलते हैं ना उनको, तो शंकर भगवान को प्यार से हम लोग पागल भी बोलते हैं, ठीक है, प्यार से बोलते हैं, वरना श्राप दे देंगे। तो शिवलिंग जो होती है मैड होती है, फिर भी उनकी पैरों में गिरते हैं। तो इस तरह से याद रखिएगा कि तीनों ग्रंथि शिवलिंग यानी सबलिंगुअल, और फिर मैड यानी सबमैंडिबुलर, और पैरों में यानी पैरोटिड, याद रखिएगा। और पैरोटिड में जब सूजन आता है किसी भी इंफेक्शन के कारण, पैरोटिड में सूजन जब आ जाता है तो एक रोग हो जाता है, उसको बोलते हैं MUPS, मॉप्स, फूल जाता है जबड़ा, ठीक है। कभी कभी आप लोगों को कभी कभी किसी को देखा होगा कि जबड़ा उसका जो गाल होता है, चीक होता है, थोड़ा सा फूल जाता है, तो ये किसके कारण होता है? मॉप्स एक रोग होता है, उसके कारण पैरोटिड की ग्रंथियां जो होती हैं फूल जाती हैं। अब इनका स्थान यहाँ पर देख लीजिए, इनका स्थान कहाँ कहाँ होता है, इन तीनों का स्थान देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो लार ग्रंथि के बारे में जान गए कि मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। रियल में ये सिर्फ 6 ही नहीं होती हैं, ये 6 तो प्रमुख होती हैं, इनके भी बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, ये भी छोटे छोटे पतली पतली इनके भी नलिकाएं होती हैं, यानी पूरा जाल बिछा होता है नलियों का हमारे मुख गुहा में, सलाइवरी ग्लैंड का, लार ग्रंथि का, ठीक है। और वहीं से लार का जो है श्रवण होता है, और लार में जो है 90 से 95% तक सिर्फ वाटर होता है, वाटर की मात्रा, जल की मात्रा होती है। और किसी किसी बीमारी में ये जो लार ग्रंथि होती है वह डैमेज भी हो जाती है, जिससे लार का श्रवण कम हो जाता है। और जब लार का श्रवण कम हो जाता है तो क्या होता है, आप लोग जानते ही हैं, कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होगा, और ये लाइसोजाइम जो बैक्टीरिया को मार रही थी वह नहीं कर पाएगी, और बहुत सारे एंटीबॉडी नहीं बन पाएगा। और कभी कभी तो लार ग्रंथियां ब्लॉक हो जाती हैं, इसमें पथरी भी हो जाती है। और ये पथरी कैसे होती है? कैल्शियम फास्फेट के कारण पथरी हो जाती है, ठीक है। तो उसके कारण ब्लॉक हो जाती है हमारे गुहा में। हम लोगों ने देख लिया कि लार ग्रंथियों से पाचन मुख गुहा में कैसे होता है। और जब मुख गुहा के पिछले वाले भाग यानी ग्रसनी में भोजन आता है, पीछे वाले भाग, मुख गुहा के पीछे वाले भाग को ग्रसनी बोलते हैं, इंग्लिश में फैरिंक्स बोलते हैं। और फैरिंक्स भी 3 प्रकार के होते हैं। नसोफैरिंक्स, ये नाक वाले भाग के पास जो फैरिंक्स होता है, नसोफैरिंक्स, और इसके थोड़ा सा नीचे होता है तो ओरल कैविटी जैसे बोलते हैं, मुंह के लिए ओरल, मुंह के लिए ओरल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ओरोफैरिंक्स। और नीचे लैरिक्स जहां पर होती हैं, लैरोफैरिंक्स, देख लीजिए इस चित्र में। और जब इसमें भोजन आता है तो इसमें 2 छिद्र बने रहते हैं, ये देख लीजिए, ये और ये 2 छिद्र बने रहते हैं। और जब भोजन यहाँ पर आता है तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, यार इसमें तो 2 छिद्र हैं, मैं कैसे जाऊं, किसमें जाऊं मैं? वो ये जो कंठ द्वार है इसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है, कंठ द्वार के ऊपर एक ढक्कन लगा होता है, जिसको बोल देते हैं हम लोग एपिग्लोटिस, यानी कंठ द्वार के ऊपर वाले ढक्कन को बोल देते हैं एपिग्लोटिस। और ये आगे वाला भाग होता है कंठ द्वार, ये आगे वाला भाग, और पीछे वाला भाग निगल द्वार। ये ओपनिंग पॉइंट को सिर्फ बोल रहे हैं, ये जहां पर खुल रहा है इसे बोल दे रहे हैं निगल द्वार, इंग्लिश में गलेट, और कंठ द्वार इसे ग्लोटिस बोल देते हैं। इसलिए ये जो इसके ऊपर ढक्कन लगा रहता है इसको बोल देते हैं एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस। और ये क्या काम करता है ये समझिए। जब भोजन आता है इस तरफ से, यहां से आता है, तो इसमें 2 छिद्र होते हैं, और कंठ द्वार वाले के पास सामने एक ढक्कन होता है जिसे बोल देते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस ये काम क्या करता है, तो जब भोजन यहाँ पर आएगा, तो भोजन जब आएगा तो ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बंद कर लेगा कंठ द्वार को, कंठ द्वार को ये क्या कर लेगा, बंद कर लेगा, जिससे भोजन के कण इसमें ना जाए। अगर भोजन के कण कंठ द्वार में चले जाएंगे तो क्या होगा, श्वसन की प्रक्रिया कंठ द्वार से होती है, और भोजन जब आता है तो निगल द्वार से आता है, ठीक है। श्वसन जब हम लोग सांस लेते हैं तो वह कंठ द्वार की ये नली होती है, इसके द्वारा आता है, और भोजन जब हम करते हैं तो ये इससे आता है, निगल द्वार से, ठीक। तो जब भोजन हम लिए तो यहाँ पर आया तो भोजन कंफ्यूज हो गया, कहाँ जाऊं यार, तो इस पर तो एक ढक्कन लगा होता है कंठ द्वार के, जिसे एपिग्लोटिस बोलते हैं, और ये जो भोजन आता है तो ये ढक लेता है, भोजन जब आता है तो कंठ द्वार को ये बंद कर लेता है, क्लोज कर लेता है।
तो भोजन कैसे जाता है, इसमें चला जाता है। जब भोजन के कण एपिग्लोटिस अगर नहीं होता तो डायरेक्ट किसमें जाते हैं, कंठ द्वार में। और जब कंठ द्वार में भोजन चला जाएगा तो आप लोग जानते ही हैं क्या होगा, वह श्वसन तंत्र में हम लोग पढ़ेंगे कि जब कंठ द्वार में भोजन जाएगा तो श्वसन की प्रक्रिया नहीं होगी। जब श्वसन की प्रक्रिया नहीं होगी तो ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगा, और जब ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगा तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण नहीं होगा, और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण नहीं होगा तो हमारी सेल्स को एनर्जी नहीं मिल पाएगी, और हमारी सेल्स क्या होगी, डेट हो जाएगी। वो हम लोग पढ़ेंगे श्वसन तंत्र में। यहाँ पर सिर्फ ये पढ़िए कि जो भोजन आता है एपिग्लोटिस क्या करता है, ढक देता है ये कंठ द्वार को, इसलिए ढक देता है कि क्योंकि भोजन के कण इसमें ना जाए, और ये भोजन के कण किसमें चले जाते हैं, निगल द्वार में। ये ओपनिंग वाला पॉइंट सिर्फ जो होता है इसको कंठ द्वार, इसे निगल द्वार, और जब जिम ही आगे बढ़ता है इसको बोलते हैं ग्रास नली, और ये जिम ही आगे बढ़ता है इसको बोल देते हैं श्वास नली। ठीक है, कंठ द्वार ये पूरे भाग को नहीं बोलते हैं, सिर्फ ओपनिंग वाला पार्ट जो होता है इसे कंठ द्वार, और इस ओपनिंग पॉइंट को निगल द्वार बोलते हैं। श्वास नली वाले के बारे में हम लोग श्वसन तंत्र में पढ़ेंगे कि श्वास नली जो होती है ट्रैकिया, आगे जाकर ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्बुलाई में बढ़ जाती हैं दोनों लंग्स में, तो वो श्वसन तंत्र में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए ये निगल द्वार जो होती है, निगल द्वार से भोजन आकर सीधे जाता है स्टोमक में, आमाशय में। ये जो निगल द्वार है उसमें एक प्रक्रिया होती है, उसको बोलते हैं कर्माकुंचन। ठीक है, यानी ओसोफोगस में ग्रास नली में जो प्रक्रिया होती है, एक प्रक्रिया होती है क्रमाकुंचन, जिसको इंग्लिश में पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। और ये क्या होती है प्रक्रिया, देखिए एनाकोंडा आप लोग फिल्म देखे होंगे ना, एनाकोंडा फिल्म जिसमें मैं भी हूँ। खैर अलग बात है कि आप लोगों को मैं दिखाई नहीं दिया, उसमें दरअसल मैं डायरेक्ट कर रहा था उस फिल्म को। ठीक है, तो ये कर्माकुंचन प्रक्रिया जो है एनाकोंडा को देखे होंगे कि जब कोई भी मनुष्य को, जब कोई भी आदमी को खाता था तो उसके पहले यहाँ वाला पार्ट, जैसे ये हमारा हो गया एनाकोंडा, ठीक है, ये क्या एनाकोंडा हो गया। ठीक है, और ये जब किसी आदमी को खाता था, बड़े से या अपने से बड़ा कोई पदार्थ खाता था तो क्या होता था, यहाँ पर आता था तो यहाँ पर उसका उठ जाता था, मांसपेशियां सब उठ जाती थी, और फिर ये भोजन के कारण यहाँ से जब यहाँ पर जाता था तो यहाँ की मांसपेशियां उठ जाती थी, और जब यहाँ से भोजन के कारण यहाँ पर जाता था तो ऐसी मांसपेशियां उठ जाती थी एनाकोंडा की। ठीक है, और इसी प्रक्रिया को बोलते थे कर्माकुंचन पेरिस्टाल्सिस प्रक्रिया। ये हम लोगों में भी होती हैं, ये हम लोगों में भी होती हैं। खैर अलग बात है कि हम लोगों को वह दिखाई नहीं देती है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे ऑर्गन चढ़े हुए हैं। ठीक है, और ये प्रक्रिया होती क्यों है, क्योंकि जब हम भोजन ग्रहण करें तो वह बाहर ना निकले। यानी जब हम भोजन तो ग्रहण कर लेंगे, भोजन जब ग्रहण कर लेंगे तो वह यहाँ से आ जाएगा आमाशय में, और जब हम थोड़ा सा उलटेंगे, उलट जाएंगे, यानी सिर जब नीचे कर लेंगे तो भोजन, ये जो पेरिस्टाल्सिस प्रक्रिया नहीं होती तो डायरेक्ट भोजन किससे बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक था, ठीक ना, इसलिए पेरिस्टाल्सिस की प्रक्रिया होती है धीरे धीरे, इसीलिए व्यक्ति खाता है। यानी पहले जब भोजन यहाँ पर आता है तो ऐसे उठ जाता है इनकी कोशिकाएं, फिर जब भोजन यहाँ पर जाता है तो इनकी कोशिकाएं ऐसे उठ जाती हैं। यही प्रक्रिया कर्माकुंचन प्रक्रिया कहलाती है, पेरिस्टाल्सिस प्रक्रिया। और आमाशय को इंग्लिश में स्टोमक बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, आमाशय को इंग्लिश में स्टोमक बोलते हैं। और ये जो स्टोमक होता है एपिथेलियम कोशिकाओं का बना होता है। याद रखिएगा, आमाशय जो होता है एपिथेलियम, यानी आमाशय जो होता है एपिथेलियम कोशिकाओं का बना होता है। और एपिथेलियम कोशिकाएं जो होती हैं यहाँ पर अंदर अंदर थोड़ा सा धंसी हुई होती हैं, और यही धंसा हुआ भाग जो होता है जठर ग्रंथि का निर्माण करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड का निर्माण करता है। और ग्रंथि मतलब बताया, ये ग्रंथि क्या होती है, हमारे बॉडी का ऐसा पार्ट जिसमें से कोई लिक्विड स्रावित हो। ग्रंथि, हार्मोन और एंजाइम के बारे में एक अलग वीडियो बनाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो जठर ग्रंथि होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, अब ये हमारी भोजन को पचाने में कैसे सहायता करती है। और जठर ग्रंथि जो होती है 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट होता है श्लेष्मा या म्यूकस, और सेकंड होता है भित्तीय या अम्लजन, ऑक्सेंटिक या पेरिएटल। ठीक है, और थर्ड जो होता है मुख्य या जाइमोजी। ये 3 प्रकार की जठर ग्रंथियां हमारे आमाशय में पाई जाती हैं। ठीक है,
और ये तीनों एक लिक्विड का स्राव करती हैं और वही भोजन को पचाने में मदद करता है। ये फर्स्ट जो है पेप्सिनोजन का श्रवण करती है। अब ये पेप्सिनोजन क्या होता है, तो प्रोटीन को पचाने में यह सहायता करता है पेप्सिनोजन। सिर्फ मुख्य गुहा में तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो रहा था ना, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य गुहा में सिर्फ पाचन हो रहा था, और वसा और प्रोटीन वाला तो नीचे आया ना, और कार्बोहाइड्रेट का वो भी पूरा तरह से पाचन नहीं हो रहा था। और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा अब कहाँ पर आ गए हैं, अमाशय में, बोलस की फॉर्म में आ गए हैं अमाशय में। और ये अमाशय जो होगा अब बोलेगा कि जो तुझसे नहीं हो पाया है, मुख्य गुहा को बोलेगा जो तुझसे नहीं हो पाया है वह मैं करके अब दिखाऊंगा, यानी मैं पाचन करूंगा उनका। तो पेप्सिनोजन जो होता है प्रोटीन का पाचन करता है। बोला जाता है कि लगभग 90% जो होता है, 90% प्रोटीन का पाचन पेप्सिनोजन कर देता है। अब ये पेप्सिनोजन पाचन कैसे करता है, तो पेप्सिनोजन जब अमाशय ग्रंथि में निकलता है तो वह निष्क्रिय फॉर्म में होता है, निष्क्रिय फॉर्म में होता है, वह कुछ नहीं करता है। लेकिन जब इसमें एक और देखे होंगे आप लोग, अमाशय ग्रंथि में एक और निकलता है खतरनाक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। यह बहुत ही खतरनाक एसिड होता है। यह भी बोला जाता है कि अगर एक ब्लेड को भी अगर अमाशय में डाल दिया जाए तो हाइड्रोक्लोरिक क्या करता है, उसे पूरी तरह से खत्म कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इतना खतरनाक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर भी हमारी अमाशय को क्षति क्यों नहीं पहुंचती है, क्योंकि इसमें एक म्यूकोसा लेयर होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले यहां पर देख लीजिए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो स्रावित होता है अमाशय में, वह पेप्सिनोजन को पहले बदल देता है पेप्सिन के फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में बदलता है, एक्टिव फॉर्म में बदल देता है। यह वरना निठल्ला बैठा होता है ऐसे ही। और जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है डायरेक्ट रूप से भोजन का पाचन नहीं करता है, ये जो है एंजाइम को एक्टिव कराने का काम करता है। तो पेप्सिनोजन को एक्टिव करा के पेप्सिन में बदल देगा, और पेप्सिन जो होगा एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। ये निष्क्रिय फॉर्म में था, अब ये आ गया एक्टिव फॉर्म में, सक्रिय फॉर्म में आ गया। तो ये पेप्सिन जो होगा प्रोटीन को पेप्टाइड में चेंज कर देता है, पेप्टाइड में। ठीक है, और यहीं पर पाचन हो जाता है 90% का प्रोटीन का। ठीक है, यानी पेप्सिनोजन जो होता है पूरा निष्क्रिय फॉर्म में होता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आता है और उसे क्या करता है, पेप्सिन में बदलता है, और पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। PP याद रखिएगा ऐसे। ठीक है, ठीक है। सेकंड जो होता है लाइपेज, लाइपेज वसा को यानी लिपिड यानी फैट्स को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है, ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है यानी। और ये फिर थर्ड जो है रेनिन, रेनिन जो होता है केसिन को लैक्टोज में बदल देता है, रेनिन केसिन को लैक्टोज में बदल देता है। अब ये रेनिन और ये केसिन किसमें होता है, केसिन, तो आप लोग देखे होंगे दूध देखे होंगे ना, तो दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है केसिन प्रोटीन। ठीक है, सबसे ज्यादा दूध में होता है केसिन प्रोटीन। और ये जो गाय का दूध होता है थोड़ा सा पीला क्यों दिखाई देता है बताइएगा, कैरोटीन के कारण। ठीक है, और ये रेनिन जो होता है केसिन, जो दूध में पाया जाता है केसिन, उसे लैक्टोज में बदल देता है। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग क्या हो रहा है, अमाशय में जो भोजन के कण आते हैं उसे तोड़कर छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देता है भोजन को पचाने के लिए। यहाँ पर यानी पेप्सिनोजन जो था निष्क्रिय फॉर्म में था, इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो था सक्रिय फॉर्म में लाया, और प्रोटीन को यह क्या किया, पेप्टाइड में बदल दिया, छोटा रूप में बदल दिया प्रोटीन को। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड ये लाइपेज, लाइपेज जो है वसा लिपिड्स जो होता है, वसा यानी तेल वाला जो खाद्य पदार्थ हम लोग खाते हैं, वसा जो होता है वसीय अम्ल में डिवाइड कर देता है वसा को, यानी ग्लिसरॉल में। और ये जो रेनिन होता है, रेनिन यह दूध जो होता है, दूध में जो केसिन प्रोटीन पाया जाता है उसका लैक्टोज में बदल देता है। और देखे होंगे आप लोग छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें ज्यादा इसकी मात्रा होती है किसकी, रेनिन की। यानी बहुत दिनों तक बच्चा तो दूध ही पीता है ना, तो दूध को बचाने के लिए उसमें जो अमाशय होता है उसमें रेनिन एंजाइम ज्यादातर स्रावित होता है। और जस जस और जब ही हम बड़े होते जाते हैं इसका
जो है इसका मात्रा थोड़ा सा कम होने लगता है रेनिन प्रोटीन का। ठीक है, जो बच्चा होते हैं वो ज़्यादा दूध को पचा लेता है। और आप लोग देखे होंगे कि कुछ देर पहले बच्चा ने दूध पिया और फिर उसके बाद दूध की उल्टी कर देता है, ये जो उजला कलर का होता है, रियल में वो उसका पाचन हो जाता है, बहुत ही जल्द पाचन होता है उसका। और ये जो बाहर आता है वेस्ट मटेरियल होता है ज़्यादातर। फिर भी महिलाएं उसी फिर भी महिलाएं जो होती हैं उसे ठूस कर अंदर करती हैं। ये रेनिन जो होता है वह ज़्यादा मात्रा में बच्चों में पाया जाता है और ये दूध के पचाने का काम आता है। और दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है, केसिन को लैक्टेज में बदल देता है हमारा कौन, रेनिन। ठीक है, इतना बात आप जान गए। थोड़ा सा बता दूं, ये जो ग्रसनी जो होती है, ग्रसनी 3 प्रकार की होती हैं। ऊपर वाला नसोफैरिंक्स, फिर ओरोफैरिंक्स, फिर लैरोफैरिंक्स। ठीक है, और फिर उसके बाद जो भोजन आता है तो भोजन यहाँ पर कंफ्यूज होता है, और जब कंफ्यूज होता है तो एक रास्ता दिखाता है। एपिग्लोटिस जो होता है कंठ द्वार को ढक लेता है। एपिग्लोटिस जो होता है कंठ द्वार को ढक लेता है, बोलता है कि भाई तेरा रास्ता ये नहीं है, तो दूसरे रास्ता से गुजर। ठीक है, और ये जब भोजन नली में आता है और वहां से भोजन हमारा ग्रास नली में आता है, ओसोफोगस में आता है, और ओसोफोगस से आ जाता है हमारा स्टोमक में, अमाशय में। अमाशय में जब भोजन आते हैं तो अमाशय में जो था ये एपिथेलियम कोशिकाओं का बना हुआ था, और ये एपिथेलियम कोशिका जो थी जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड, अमाशय ग्रंथि का निर्माण कर रही थी। और अमाशय ग्रंथि जो होता है 3 प्रकार के होता है, श्लेष्मा या म्यूकस, भित्तीय या अम्लजन, म्यूख या जैमोजिन। याद कर लीजिएगा, ट्रिक बता दूं, इसे मैं ट्यूशन में बताया था तो थोड़ा सा आप लोग भी याद कर लीजिएगा, बहुत ही फनी ट्रिक है। श्लेष्मा से याद रखिएगा, श्लेष नाम का कोई व्यक्ति है। और फिर भित्तीय, भित्तीय जिसको दीवार बोलते हैं, भित्ति, भित्ति जिसको दीवार बोला जाता है हमारे यहाँ। ठीक है, तो भित्ति के पास मुख यानी फेस करके मत खड़ा हो, क्योंकि भित्ति में गोबर पथा हुआ है। ठीक है, याद कर लीजिएगा कि श्लेष भित्ति के तरफ मुख करके मत खड़ा हो, क्योंकि भित्ति में क्या है, गोबर पथा हुआ है। तो श्लेष से श्लेष्मा, भित्ति से भित्तीय, और मुख से मुख्य। याद हो गया। और ये इंग्लिश वाले ऐसे याद कर लो, मुझे ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, मुझे ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए। एम्यू से म्यूकस, ऑक्सी से ऑक्सेंटिक, ज्यादा से जैमोजिन। ठीक है, मुझे ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, म्यूकस, ऑक्सी से ऑक्सेंटिक, और ज्यादा से जैमोजिन। ठीक है, याद हो गया। और फिर अब देख लेते हैं, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। पेप्सिनोजन जो होता है वह निष्क्रिय फॉर्म में होता है, और हाइड्रोक्लोरिक आता है और उससे क्या कर देता है, पहले ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा था तो हाइड्रोक्लोरिक आता है उसके बिल्कुल हेडमार्टर की तरह, और इसे पीटता है, और पीट कर इसे पेप्सिन में चेंज कर देता है। और पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पेप्टाइड में चेंज कर देता है, पेप्टाइड में। ठीक है, और फिर सेकंड जो होता है लाइपेज। ये तीनों ग्रंथियां जो हैं इन सब की श्रवण कर रही हैं। और फिर सेकंड आता है लाइपेज वसा को वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। और फिर होता है रेनिन जो होता है केसिन को लैक्टेज में परिवर्तित कर देता है। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता था। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यह बहुत ही खतरनाक अम्ल होता है, मैंने बताया कि यह ब्लेड को भी पचा सकता है। तो इतना खतरनाक इसमें बहता है, इसमें स्रावित होता है, तो अमाशय को कोई हानि नहीं पहुंचती है, बिल्कुल पहुंचती, लेकिन इसमें होता है कौन, श्लेष्मा या म्यूकस सेल्स। ये जो होता है इसमें म्यूकस सेल्स होता है, और वह म्यूकस का श्रवण करता है। और म्यूकस जो होता है, मैंने बताया ऊपर कि म्यूकस की प्राकृतिक जो होती हैं क्षारीय होती हैं, और हाइड्रोक्लोरिक क्या होता है, अम्ल होता है। और अम्ल जब क्षार से मिलता है तो लवण तथा जल का निर्माण करता है, यह उदासीन हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। तो अमाशय को इससे क्षति नहीं पहुंचती है इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। और ये जो म्यूकस सेल्स होता है, म्यूकस सेल्स जो होता है वह थोड़ा सा लिक्विड को स्रावित करता है यहाँ पर, और वह लिक्विड जब कम मात्रा में कभी कभी स्रावित होने लगता है किसी कारणवश, तो ये हाइड्रोक्लोरिक क्या होता है, उस पर टूट पड़ता है अमाशय पर, और अमाशय में छोटा छोटा घाव हो जाता है, जिसको बोलते हैं पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर जिसे बोला जाता है। ठीक है, और ये अमाशय में 2 ये छिद्र होता है, इसे याद रखिएगा।
और यही स्फिंक्टर यानी कार्डियक स्फिंक्टर जो होता है गाय भैंस में यानी बहुत सारे चौपाया जानवर में नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है कि जब वह खुलती है तो थोड़ा सा ज्यादा भूखी होती है, और ज्यादा भूखी होती है तो कोई भी उसके आगे भोजन आता है वह बिना चबाए ही डायरेक्ट औसोफोगस के द्वारा आमाशय में डाल देती है। जब भोजन उसका यहाँ पर आ जाता है तब वह जब बैठती हैं तो जुगाली करती हैं। जुगाली क्यों करती हैं? क्योंकि इसमें आमाशय में जो भोजन था वह बिना चबाया ही आ गया है, और इसीलिए यह इनमें स्फिंक्टर जो होता है नहीं पाया जाता है। आमाशय वाला भोजन जो था अब यह इसे ऊपर ढकेलना स्टार्ट करती हैं और ऊपर लेकर उसे मुंह में चबाना स्टार्ट करती हैं, जुगाली करना स्टार्ट करती हैं, और फिर अच्छी तरह से चबाकर आमाशय में भेजती हैं। यानी भोजन करती हैं और डायरेक्ट इसे आमाशय में लेती हैं बिना चबाए ही, और बाद में उसे क्या करती हैं, जब बैठती हैं शांत जब होती हैं तो क्या करती हैं, आमाशय से निकाल कर यहाँ पर लेती हैं, मुख गुहा में उसका भोजन आता है और जुगाली करके इसे अच्छी तरह से चबाती हैं, तब फिर भेजती हैं आमाशय में। यानी आमाशय से आना जाना उसका लगातार लगा रहता है। ये हम लोगों में प्रक्रिया होती तो क्या होता है, किसी विवाह हुआ या किसी समारोह में जाते हैं जिसमें भोजन की व्यवस्था हो तो उसमें क्या करते हैं, और देखते हैं कि 1-2 महीना बाद भोजन इसके बाद है तो क्या करेंगे, ज्यादातर मार देते हैं। ठीक है, ज्यादातर भोजन को अंदर कर देते हैं, और ये जब ज्यादातर भोजन को अंदर करते हैं तो क्या होता है, ये कार्डियक स्फिंक्टर जो होता है वह बंद नहीं होता है, वह ओपन ही रहता है। और जब ओपन रहता है तो इसमें का जो गुलाबों वाला सुगंध होगा वह डायरेक्ट स्फिंक्टर जब ओपन है तो डायरेक्ट ऑसोफोगस के द्वारा हमारे मुंहों में आती है। तो इसलिए बोलते हैं कि खट्टा ढेकार यानी धुआंकू ढेकार आ रहा है। तो भाई कम खा, थोड़ा सा कम खा, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा कि जब आमाशय में भोजन आता है तो 4 से 5 घंटा तक वह ऐसे ही पड़ा रहता है, यानी कोई भी आमाशय का एंजाइम उसे छू नहीं पाता है, और 4 से 5 घंटे बाद सब अपना क्रिया स्टार्ट करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्रिया स्टार्ट करवाता है। माइंड के पास जब संकेत जाता है कि बेटा भोजन आ गया है और इसका 4 से 5 घंटा तक ज़्यादा वक्त हो गया है, तब यह हाइड्रोक्लोरिक जो होता है स्रावित होने लगता है, और सभी को बोलता है चलो आ जाओ काम पर अपने, और पेप्सिनोजन, लाइपेज और रेनिन सभी काम पर आ जाते हैं और